आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे आज सहकारी साख संस्थाओं के रूप। ठीक है, जो हमारी सहकारी साख संस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक सहकारी साख समितियां और आपकी केंद्रीय सरकार सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? प्राथमिक सहकारी साख समितियां, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम केंद्रीय सहकारी साख समितियां। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है हमारी प्राथमिक लेवल पर। एक कृषि सहकारी बैंक होती है और एक गैर कृषि सहकारी बैंक होती है। समझा? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक साख समितियां और प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समितियां। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, ये समितियां किसानों को साख उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। इनकी जो सदस्य संख्या होती है, ये एक गांव या छोटे कस्बे में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 और कम से कम 10 लोग मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? एक गांव या छोटे कस्बे में। ठीक है, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो। ठीक है, इनके कम से कम 75% सदस्य किसान होते हैं। इनमें जो सदस्य होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो 75% होते हैं, वो गांव के लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं। कार्य क्षेत्र की सीमाएं, इनका कार्य क्षेत्र केवल एक गांव तक ही सीमित होता है। पंजीकरण, इनको संबंधित राज्य के सहकारी नियम के अधिनियम के अंतर्गत अपने रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दायित्व, इनके छोटे आकार की समितियों में सदस्यों का दायित्व सीमित और असीमित दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? जो हमारे छोटे प्रकार की समितियां होती हैं, ठीक है, तो उनमें लोगों का दायित्व, जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित भी होता है और असीमित भी होता है। लेकिन जो हमारे बड़े आकार की समितियां होते हैं उनमें सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। अब है आपका प्रबंध एवं संचालन। प्रबंध एवं संचालन किसके द्वारा किया जाता है? प्रजातांत्रिक द्वारा किया जाता है, प्रजा के द्वारा किया जाता है। इसमें 2 प्रकार की सभाएं बनाई जाती है, साधारण सभा और प्रबंध समिति। ठीक है, तो जो हमारी साधारण सभा होती है यह वर्ष में एक बार बुलाई जाती है। यह सभा वर्ष में एक बार बुलाई जाती है। यह सभा सामान्यतः निम्न के प्रकार कराई जा सकती है। ये सभा जो आपकी 5 से 9 सदस्यों के बीच में होती है, उनका निर्वाचन किया जाता है तथा एक सचिव की नियुक्ति की जाती है। यह वार्षिक चिट्ठे को स्वीकार करती है, अंकेक्षण व रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करने पर विचार करती है। ठीक है बच्चों, मैं इसके आपको नोट्स डाल दूंगी, आप नोट्स से पढ़ लेना, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। अब देखो, मताधिकार। प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होता है, लेकिन एक सदस्य एक ही मत दे सकता है। ऐसा नहीं है किसी की अंश पूंजी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बार मताधिकार दे सकता है, मत दे सकता है। केवल एक सदस्य एक ही बार मत दे सकता है। जैसे आप गांव की वोट डालते हो, ऐसे ही इसमें वोट डाली जाती हैं। पूंजी, समिति की पूंजी 2 स्रोतों में बटी होती है, आंतरिक पूंजी और बाह्य पूंजी। ठीक है, जो इसके स्रोत होते हैं आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत जो पूंजी इकट्ठा करती है अंश पूंजी के द्वारा, प्रवेश शुल्क के द्वारा, जो प्रवेश शुल्क अंश पूंजी के को इशू करती हैं, अंशों को इशू करती हैं, वो प्रवेश शुल्क होता है। सदस्यों की जमाओं के द्वारा, जो इसके सदस्य होते हैं, सुरक्षित कोषों को, इसमें सुरक्षित कोषों को भी सम्मिलित किया जाता है। आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत अंश पूंजी को, प्रवेश शुल्क को, सदस्यों की जमाओं को और जो हमारी क्या होती है सुरक्षित कोष होता है। ठीक है, बाह्य स्रोत के अंतर्गत आपके गैर सदस्यों से प्राप्त ऋण, जो इसके सदस्य नहीं है, ठीक है, सरकार, ठीक है, या फिर अन्य कोई जो अन्य लोग होते हैं वो इसके सदस्य हैं, उससे प्राप्त ऋण
अन्य समितियों की जमा तथा ऋण और केंद्रीय एवं राज्य सहकारियों से प्राप्त ऋणों को इसमें सम्मिलित किया जाता है बाह्य स्रोतों में। ठीक है, जो आंतरिक स्रोत होते हैं उसमें वो अंशधारियों से, उसके प्रवेश शुल्क से, जो उसके सदस्य होते हैं उनसे पूंजी प्राप्त करती है। और बाह्य स्रोत में जो गैर सदस्य होते हैं सरकार के द्वारा अन्य समितियों से ऋण लेकर, केंद्रीय एवं राज्य सहकारी बैंकों से ऋण लेकर। ठीक है, अब देखो ऋण नीति, ये केवल सदस्यों को, जो उसके सदस्य हैं सहकारी बैंकों के जो सदस्य होते हैं केवल उन्हीं को ऋण देती हैं, गैर सदस्यों को ऋण नहीं देती हैं। ये केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती हैं, लेकिन कभी कभी ये अनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण देती हैं, जैसे सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए या पैतृक ऋण को चुकाने के लिए। ठीक है, ये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन दोनों प्रकार के ऋण देती हैं। ठीक है, और जो ये ऋण देती हैं ये व्यक्तिगत जमानत पर देती हैं, कभी कभी ये आभूषण, फसल तथा संपत्ति के आधार पर भी ऋण देती हैं। जो ऋण की वसूली करती हैं ये फसल काटने के बाद करती हैं। समझ आ रहा है? जो हमारी सहकारी बैंक होती हैं जो ऋण लेती हैं अपना कब लेती हैं, जब फसल की कटाई हो जाती है, वो मार्केट में बिक जाती है, तब वो अपने ऋण की वसूली करती हैं। ठीक है, अब है आपका उद्देश्य। इन समितियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है उचित ब्याज पर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लोन प्रदान करना। ठीक है, खाद, बीज, कृषि यंत्रों के लिए, कृषि वस्तुओं को उचित मूल्य पर वितरण करने के लिए, खरीदने के लिए, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का वितरण करने के लिए, जो हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं उनको खरीदने के लिए। इनकी ब्याज दर जो होती है सहकारी समितियों की, कृषि सहकारी समितियों की, ठीक है, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, वो 12 से 15% के बीच में होती है। लाभ का वितरण, इन समितियों में जो लाभ का वितरण किया जाता है 25% जो लाभ होता है वो सुरक्षित कोष में रखा जाता है, 75% लाभ को अंशधारियों में बांट दिया जाता है। उस 75% भाग को भी में से 10% जो हमारे रजिस्ट्रार के पंजीयन में लिखा होता है, जैसा कि जो 75% लाभांश अंशधारियों को दिया जाता है उसमें से 10% शिक्षा एवं दान धर्म के कार्यों के लिए दिया जाता है। निरीक्षण एवं अंकेक्षण, इनका समिति के हिसाब किताब की जांच का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रार का होता है और कार्य के लिए निरीक्षकों तथा अंकेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। अंकेक्षण वर्ष में एक बार अवश्य इसका निरीक्षण करते हैं। अब है आपका पंच निर्णय। इसमें जो पंच निर्णय के द्वारा कोई भी विवाद को सुलझा लिया जाता है। ठीक है, पंच निर्णय आप जानते होंगे, जैसे गांव में पंचायत वगैरह होती है, कोई विवाद हो जाए, ठीक है, तो उसे पंचायत में निपटा लिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका पंच निर्णय है, कोई भी विवाद हो जाए सदस्यों के मध्य तो उसे पंच निर्णय के द्वारा निपटा लिया जाता है। इससे समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। अभिलंब अधिकार, इसमें सरकार से इनको अभिलंब अधिकार भी प्राप्त हुआ है। अगर कोई किसी सदस्य लोन को चुकाने में असमर्थ है, ठीक है, ऋण को चुकाने में असमर्थ है, तो उसके लिए उसकी कृषि, ठीक है, उसके पशुओं और क्या जो भी चीज़ें होती हैं उनको अपने अधिकार में लेने की छूट होती है। जो हमारे सहकारी बैंकें होती हैं वो उन्हें अपने अधिकार में कर लेती हैं अगर कोई सदस्य ऋण को नहीं चुका पाता है। सदस्यों का परित्याग, कोई भी सदस्य सदस्यता को छोड़ सकता है। ठीक है, एक आवेदन फॉर्म भर के रिजाइन लेटर जो दिया जाता है। समिति का भंग किया जाना, अगर कोई हमारी समिति निरंतर हानि में चल रही है, घाटा हो रहा है, तो उसे जो हमारी रजिस्ट्रार होता है उसे भंग भी कर सकता है। अब है आपका प्राथमिक गैर सहकारी साख समितियाँ। अभी तक पढ़ रहे थे हम प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ, अब पढ़ेंगे हम प्राथमिक गैर कृषि सहकारी समितियाँ। ठीक है, चलो इसे कल पढ़ाऊँगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आज इतना ही रहने दो। ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज
सहकारी साख संस्थाओं के रूप। ठीक है, जो हमारी सहकारी साख संस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक सहकारी साख समितियां और आपकी केंद्रीय सरकार सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? प्राथमिक सहकारी साख समितियां, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम केंद्रीय सहकारी साख समितियां। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है हमारी प्राथमिक लेवल पर। एक कृषि सहकारी बैंक होती है और एक गैर कृषि सहकारी बैंक होती है। समझा? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक साख समितियां और प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समितियां। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये समितियां किसानों को साख उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। इनकी जो सदस्य संख्या होती है, ये एक गांव या छोटे कस्बे में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 और कम से कम 10 लोग मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? एक गांव या छोटे कस्बे में। ठीक है, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो। ठीक है, इनके कम से कम 75% सदस्य किसान होते हैं। इनमें जो सदस्य होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो 75% होते हैं, वो गांव के लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं। कार्य क्षेत्र की सीमाएं, इनका कार्य क्षेत्र केवल एक गांव तक ही सीमित होता है। पंजीकरण, इनको संबंधित राज्य के सहकारी नियम के अधिनियम के अंतर्गत अपने रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दायित्व, इनके छोटे आकार की समितियों में सदस्यों का दायित्व सीमित और असीमित दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? जो हमारे छोटे प्रकार की समितियां होती हैं, ठीक है, तो उनमें लोगों का दायित्व, जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित भी होता है और असीमित भी होता है। लेकिन जो हमारे बड़े आकार की समितियां होते हैं उनमें सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। अब है आपका प्रबंध एवं संचालन। प्रबंध एवं संचालन किसके द्वारा किया जाता है? प्रजातांत्रिक द्वारा किया जाता है, प्रजा के द्वारा किया जाता है। इसमें 2 प्रकार की सभाएं बनाई जाती हैं, साधारण सभा और प्रबंध समिति। ठीक है, तो जो हमारी साधारण सभा होती है यह वर्ष में एक बार बुलाई जाती है। यह सभा वर्ष में एक बार बुलाई जाती है। यह सभा सामान्यतः निम्न के प्रकार कराई जा सकती है। ये सभा जो आपकी 5 से 9 सदस्यों के बीच में होती है, उनका निर्वाचन किया जाता है तथा एक सचिव की नियुक्ति की जाती है। यह वार्षिक चिट्ठे को स्वीकार करती है, अंकेक्षण व रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करने पर विचार करती है। ठीक है बच्चों, मैं इसके आपको नोट्स डाल दूंगी, आप नोट्स से पढ़ लेना, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। अब देखो मताधिकार। प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होता है, लेकिन एक सदस्य एक ही मत दे सकता है। ऐसा नहीं है किसी की अंश पूंजी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बार मताधिकार दे सकता है, मत दे सकता है। केवल एक सदस्य एक ही बार मत दे सकता है। जैसे आप गांव की वोट डालते हो, ऐसे ही इसमें वोट डाली जाती हैं। पूंजी, समिति की पूंजी 2 स्रोतों में बटी होती है, आंतरिक पूंजी और बाह्य पूंजी। ठीक है, जो इसके स्रोत होते हैं आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत जो पूंजी इकट्ठा करती है अंश पूंजी के द्वारा, प्रवेश शुल्क के द्वारा, जो प्रवेश शुल्क अंश पूंजी के को इशू करती हैं, अंशों को इशू करती हैं, वो प्रवेश शुल्क होता है। सदस्यों की जमाओं के द्वारा, जो इसके सदस्य होते हैं। सुरक्षित कोषों को, इसमें सुरक्षित कोषों को भी सम्मिलित किया जाता है। आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत अंश पूंजी को, प्रवेश शुल्क को, सदस्यों की जमाओं को और जो हमारी क्या होती है सुरक्षित कोष होता है। ठीक है, बाह्य स्रोत के अंतर्गत आपके गैर सदस्यों से प्राप्त ऋण, जो इसके सदस्य नहीं है, ठीक है, सरकार, ठीक है, या फिर अन्य कोई जो अन्य लोग होते हैं वो उसके सदस्य हैं, उससे प्राप्त ऋण, अन्य समितियों की जमा तथा ऋण और केंद्रीय संस्था
केंद्रीय एवं राज्य सहकारियों से प्राप्त ऋणों को इसमें सम्मिलित किया जाता है बाह्य स्रोतों में। ठीक है, जो आंतरिक स्रोत होते हैं उसमें वो अंशधारियों से, उसके प्रवेश शुल्क से, जो उसके सदस्य होते हैं उनसे पूंजी प्राप्त करती है। और बाह्य स्रोत में जो गैर सदस्य होते हैं सरकार के द्वारा अन्य समूहों से ऋण लेकर, केंद्रीय एवं राज्य सहकारी बैंकों से ऋण लेकर। ठीक है, अब देखो ऋण नीति, ये केवल सदस्यों को, जो उसके सदस्य हैं सहकारी बैंकों के जो सदस्य होते हैं केवल उन्हीं को ऋण देती हैं, गैर सदस्यों को ऋण नहीं देती हैं। ये केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती हैं, लेकिन कभी कभी ये अनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण देती हैं, जैसे सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए या पैतृक ऋण को चुकाने के लिए। ठीक है, ये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन दोनों प्रकार के ऋण देती हैं। ठीक है, और जो ये ऋण देती हैं ये व्यक्तिगत जमानत पर देती हैं, कभी कभी ये आभूषण, फसल तथा संपत्ति के आधार पर भी ऋण देती हैं। जो ऋण की वसूली करती हैं ये फसल काटने के बाद करती हैं। समझ आ रहा है? जो हमारी सहकारी बैंक होती हैं जो ऋण लेती हैं अपना कब लेती हैं, जब फसल की कटाई हो जाती है, वो मार्केट में बिक जाती है, तब वो अपने ऋण की वसूली करती हैं। ठीक है, अब है आपका उद्देश्य। इन समितियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है उचित ब्याज पर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लोन प्रदान करना। ठीक है, खाद, बीज, कृषि यंत्रों के लिए, कृषि वस्तुओं को उचित मूल्य पर वितरण करने के लिए, खरीदने के लिए, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का वितरण करने के लिए, जो हमारी दैनिक प्रयोग की वस्तुएं होती हैं उनको खरीदने के लिए। इनकी ब्याज दर जो होती है सहकारी समितियों की, कृषि सहकारी समितियों की, ठीक है, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, वो 12 से 15% के बीच में होती है। लाभ का वितरण, इन समितियों में जो लाभ का वितरण किया जाता है 25% जो लाभ होता है वो सुरक्षित कोष में रखा जाता है, 75% लाभ को अंशधारियों में बांट दिया जाता है। उस 75% भाग को भी में से 10% जो हमारे रजिस्ट्रार के पंजीयन में लिखा होता है, जैसा कि जो 75% लाभांश अंशधारियों को दिया जाता है उसमें से 10% शिक्षा एवं दान धर्म के कार्यों के लिए दिया जाता है। निरीक्षण एवं अंकेक्षण, इनका समिति के हिसाब किताब की जांच का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रार का होता है और कार्य के लिए निरीक्षकों तथा अंकेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। अंकेक्षण वर्ष में एक बार अवश्य इसका निरीक्षण करते हैं। अब है आपका पंच निर्णय। इसमें जो पंच निर्णय के द्वारा कोई भी विवाद को सुलझा लिया जाता है। ठीक है, पंच निर्णय आप जानते होंगे, जैसे गांव में पंचायत वगैरह होती है, कोई विवाद हो जाए, ठीक है, तो उसे पंचायत में निपटा लिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका पंच निर्णय है, कोई भी वाद हो जाए सदस्यों के मध्य तो उसे पंच निर्णय के द्वारा निपटा लिया जाता है। इससे समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। अभिलंब अधिकार, इसमें सरकार से इनको अभिलंब अधिकार भी प्राप्त हुआ है। अगर कोई किसी सदस्य लोन को चुकाने में असमर्थ है, ठीक है, ऋण को चुकाने में असमर्थ है, तो उसके लिए उसकी कृषि, ठीक है, उसके पशुओं और क्या जो भी चीज़ें होती हैं उनको अपने अधिकार में लेने की छूट होती है। जो हमारे सहकारी बैंकें होती हैं वो उन्हें अपने अधिकार में कर लेती हैं अगर कोई सदस्य ऋण को नहीं चुका पाता है। सदस्यों का परित्याग, कोई भी सदस्य परित्याग सदस्यता को छोड़ सकता है। ठीक है, एक आवेदन फॉर्म भर के रिजाइन लेटर जो दिया जाता है। समिति का भंग किया जाना, अगर कोई हमारी समिति निरंतर हानि में चल रही है, घाटा हो रहा है, तो उसे जो हमारी रजिस्ट्रार होता है उसे भंग भी कर सकता है। अब है आपका प्राथमिक गैर सहकारी साख समितियाँ। अभी तक पढ़ रहे थे हम प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ, अब पढ़ेंगे हम प्राथमिक गैर कृषि सहकारी समितियाँ। ठीक है, चलो इसे कल पढ़ाऊँगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आज इतना ही रहने दो। ठीक है, ओके।